ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुनना हो सकता है खतरनाक। लाउड म्यूजिक, हॉर्न, बैंड बाजों और कंस्ट्रक्शन का शोर कानों के लिए घातक। कैंसर, शुगर, हाइपरटेंशन और टीबी के मरीजों में बहरेपन की संभावना अधिक। कोरोना काल में लोगों ने हेडफोन और ईयरफोन का किया बहुत ज्यादा इस्तेमाल। खासकर कोरोना काल में जब हमने ईयरफोन ज्यादा काम में लिए, वेबिनार जब उनका काम में ले रहे, मोबाइल ज्यादा काम में ले रहे, तो लोगों की सुनने की क्षमता कम हुई है। बच्चों ने ऑनलाइन क्लास में किया हेडफोन और ईयरफोन का इस्तेमाल। बच्चा आवाज देने पर जवाब न दे तो तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। कान में सीटी सुनाई देना और कान में भारीपन से सुनने की क्षमता पर असर। कम उम्र के लोगों में भी आ रही सुनने की समस्या। नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग शुरू हो जाए पूरे विश्व, पूरे इंडिया में जन्मजात जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसकी सुनना अनिवार्य आप कर दें ताकि वो गूंगे बहरे ना रह सके। इस ओर हम अग्रसर हैं। WHO की रिपोर्ट 2050 तक 1/4 लोगों को हो सकती है सुनने की समस्या। ईयरफोन की आदत सुनने पर आफत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। वर्ल्ड हियरिंग डे यानी कि विश्व श्रवण दिवस हर साल 3 मार्च को विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को बहरेपन की समस्या से जागरूक और सचेत करना है। WHO ने इस बार की थीम रखी है जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से सुने, और इसके लिए बेहद जरूरी है कि आपके कान सही सलामत हो, सही तरीके से काम करें। हमारी कुछ खराब आदतें हमारी सुनने की क्षमता को कम कर सकती है या फिर उसे नष्ट कर सकती है। मसलन ज्यादा ईयरफोन का इस्तेमाल करना या बहुत ज्यादा शोर लगातार हमारे कानों तक पहुंचता रहे तो यह भी हमारी जो सुनने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है, उसके लिए हानिकारक हो सकता है। कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों ने लंबे समय तक ईयरफोन का इस्तेमाल किया तो बच्चों के कान पर इसका खराब असर पड़ सकता है, सुनने की क्षमता पर इसका असर पड़ा है, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। आखिरकार वो आदतें कौन सी हैं जो हमारी सुनने की क्षमता को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं, और हमें अपने कानों की देखभाल और सुरक्षा आखिरकार कैसे करनी चाहिए, यह बड़ा मुद्दा है और इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। डॉक्टर स्वप्निल ब्रजपुरिया हमारे साथ हैं, ENT के स्पेशलिस्ट हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर साहब आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। श्रवण कुमार जी और न्यूज 18 राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वप्निल जी, ज्यादा अच्छे हमारे कान रहें इसके लिए उनकी केयर करना बहुत जरूरी है, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं। किस तरह की समस्याएं आती है, तमाम मसलों को लेकर हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले इस बात को लेकर के करते हैं कि बहरापन आज के दौर में हमारे लिए एक कितनी बड़ी समस्या है, और साथ ही साथ कि इसमें क्यों लगातार जो है इजाफा होता नजर आ रहा है। WHO की रिपोर्ट से कह रही है कि 2050 तक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा जो जिन लोगों में कान की समस्या हो, सुनने को लेकर दिक्कत हो। स्वप्निल जी। यस, जैसे कि WHO का अनुमान है कि लगभग 455 मिलियन पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो अफेक्ट हो सकती है, और इसमें ज़्यादातर परसेंटेज 12 से 35 साल के लोगों का होगा। कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये कि जनरली तो हम ये सोचते थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सुनाई देना किसी किसी का कम होता है और फिर हम हियरिंग एड यूज करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, मिडिल एज वाले ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। रीजन यही है कि हमारे पास जो नॉइज एक्सपोजर है, साउंड एक्सपोजर है, ये केवल एक शोर नहीं है, दूसरा है रिक्रिएशनल साउंड एक्सपोजर, जो हमारा म्यूजिक है और जो हम
वेबकास्ट, पॉडकास्ट और ऑनलाइन पढ़ाई, जो हम हेडफोन, ईयरफोन्स जो हम लगाए रहते हैं ना, और कंटिन्यूअसली लंबे समय तक लगाए रहते हैं, तो ये है जो हमारी हियरिंग को अफेक्ट कर रहे हैं। जनरली जो भी साउंड हमारे कानों में जाता है, हमारे कान के अंदर, जैसे आपने बताया कि हेयर सेल्स होते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन है हमारा, तो कुछ ना कुछ तो उसमें फटीग होती है, लेकिन ये फटीग हमारी रिकवरेबल होती है जब हम साउंड को सुनना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब हम सोते हैं, शांत वातावरण में होते हैं, तो ये हमारी फटीग गायब हो जाती है और हम फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन कंटिन्यूअसली हम जैसे कर रहे हैं कि सुबह से शाम तक और रात तक लगे हुए हैं, रात में भी हम घर जाते हैं तब भी नॉइज चारों तरफ होती है, तो ये हमारा इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से शुरू में तो ये ट्रांजिएंट हियरिंग लॉस होता है, जिसमें हमें कई बार लगता है कि कानों में भारीपन है, हल्का फुल्का पेन हो रहा है, सीटी सी बज रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कानों में सीटी की प्रॉब्लम लेके कई लोग आते हैं कि कानों में कुछ आवाजें सी आ रही हैं, कई बार हमें लगता है कि हमें ज्यादा सुनाई दे रहा है। तो ये तो शुरुआती लक्षण है, लेकिन यही आगे बढ़ता रहे तो फिर हमारा ये परमानेंट हियरिंग लॉस करता है। यदि हमारी हियरिंग को रिकवरी का टाइम नहीं मिलेगा तो ये परमानेंट हियरिंग लॉस करेगा। और परमानेंट हियरिंग लॉस जो हमारा होता है, शुरू में हाई फ्रिक्वेंसी से होता है, जैसे कि हमें डोरबेल हो गए, बर्ड सिंगिंग हो गई, टेलीफोन की रिंग हो गई, ये साउंड हम मिस कर जाते हैं। जो हमारी स्पीच फ्रिक्वेंसी है ये बाद में अफेक्ट होती है, तो शुरू में तो हमें कई बार मालूम ही नहीं चलता है, लेकिन हमें इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि हम डोरबेल को मिस कर रहे हैं, बर्ड सिंगिंग को मिस कर रहे हैं, बाहर की ये हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स हैं उनको मिस कर रहे हैं, दैट मीन्स कि ये हमें अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल स्वप्निल जी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर हमारे कान बंद कर दिए जाएं तब हमें पता चलता है कि आखिरकार इस दुनिया में और हमारे शरीर के लिए कान कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बिना कानों के, बिना संगीत के, बिना आवाज़ के बिल्कुल अधूरा सा जीवन हो जाता है। इसलिए हमें इस चीज़ को बड़ा समझना गहराई के साथ, गंभीरता के साथ ज़रूरी है कि आखिर हम अपने कान ठीक तरीके से कैसे रख सकें। और तमाम तरह की मौजूदा परिस्थितियां हैं ऐसे, उनमें कई बार ईयरफोन्स का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी होता है, कई बार जो शोर हैं वो हमारे सामने चारों तरफ बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी समस्याएं। डॉक्टर पवन सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ENT के स्पेशलिस्ट हैं। सिंघल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। पवन सिंह साहब, आप सुन रहे होंगे स्वप्निल जी ने कान को लेकर के, समस्याओं को लेकर के बात बताई है, लेकिन मैं दरअसल आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बहरापन हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या है। और सबसे पहले तो ये कि हम बार बार कहते हैं कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति को पता कैसे चले कि वो लापरवाही कर रहा है, या इस वक्त उसे जाकर के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? जी देखिए, बहरापन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एक तो जैसे श्रवण शक्ति का, एक अपने दृष्टि जो देखने का है, विजन है, इसके अलावा टच, जो त्वचा है वो टच करने के लिए स्पर्श की शक्ति हमें देती है, सूंघने की शक्ति नाक हमें दे रहा है, और टेस्ट करने की शक्ति जिह्वा हमें दे रही है। उनमें से बहरापन जो है, सुनने की शक्ति ही एक ऐसा अंग है इन 5 सेंस ऑर्गन में जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी गिफ्ट है भगवान की हमें, बाकी और किसी को हम रिप्लेस नहीं कर सकते। तो जैसा कि आपने कहा कि इसका इफेक्ट क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी सेंस ऑर्गन हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि खाना खाना अपने शरीर के लिए। क्योंकि अगर हम सुनेंगे ही नहीं तो हम कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे। देखिए, हम मनुष्यों को और दूसरे जानवरों से अलग कैसे माना जाता है, केवल एक प्रॉपर्टी के कारण, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। आपस में बातचीत करके हमने समाज का निर्माण किया है, पूरी सोसाइटी का, पूरे वर्ल्ड में हम आपस में जुड़े हुए हैं केवल और केवल वार्तालाप या कम्युनिकेशन से जी। जो किस तरह से आता है, जब हम सुन पाते हैं। एक अगर आप देखें, कोई डेफ चाइल्ड अगर पैदा होता है और अगर वो सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो वो सुनता है वही भाषा वो बोलता है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट सुनना हो जाता है। अब आप कह रहे हैं कि जैसे क्यों आजकल ऐसा हो रहा है कि इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए, वातावरण में बदलाव के कारण, आधुनिक जीवन में जो बदलाव, लोगों की कार्यशैली है, लोगों की खान पान है, लोगों की ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को काम में लेने लगे हैं, ज्यादा फैक्ट्रीज का शोर, ट्रैफिक जितना ज्यादा बढ़ गया है, उन सबके कारण, और जो नई चीजें हमारे कल्चर में समाहित होती जा रही है, डीजे का शोर, क्लब्स का शोर, ईयरबड्स लगाना, ईयर प्लग्स लगाना, तेज शोर करके स्पीकर के लाउड साउंड पे म्यूजिक सुनना,
तो वो जो थ्रिल लोग बच्चों को आ रहा है आजकल, युवा शक्ति को, कई वृद्ध भी इसको बड़ा पसंद करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कितना नुकसान हमारे कान के अंतःकरण को, हमारी हेयर सेल्स को कर रहा है, जैसा कि डॉक्टर स्वप्निल ने बहुत विस्तार से बताया। जी डॉक्टर पवन, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन स्वप्निल जी उससे पहले मैं जरा इस बात को जानना चाहता हूं कि क्या जो बहरापन है या सुनने की क्षमता है वो जन्मजात भी आपकी कम हो सकती है या फिर उम्र के साथ साथ वो घटती जाती है? ये एक सामने बात आती है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? और दूसरा, अगर किसी में जन्मजात बच्चे में इस तरह की क्षमता की कमी है या फिर वो बहरापन उसके पास जन्म से है, उसको कैसे दूर किया जाए, क्या किया जाए? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका जी। उम्र के साथ तो देखो, हमें मालूम है कि सुनाई देने की शक्ति सभी की नहीं होती, किसी किसी की कम होती है। कई बार फैमिली जैसी होती हैं कि जिनमें काफी लोगों को एक उम्र के बाद मशीन की जरूरत पड़ती ही है, तो ऑब्वियस है, मालूम चल जाता है और उनकी फैमिली को ही मालूम होता है। ये दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जन्मजात, जो बच्चा यदि जन्म से सुनेगा नहीं वो बोलेगा भी नहीं। बोलने के लिए सुनना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं डेफ एंड म्यूट, जो साथ में होता है। तो इसमें पूरी दुनिया में न्यूनेटल स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल ही रहा है। आजकल जो भी बच्चे हॉस्पिटल्स में डिलीवरी होती हैं उनका एक स्क्रीनिंग होती ही है एट बर्थ, विद इन अ वीक मोस्ट प्रेफरेबली, जिसको हम बोलते हैं ऑटोकोस्टिक इमिशन। इससे हमें मालूम चल जाता है कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। बेसिकली जो हमारे अंतःकरण है, जिसके सेंसरी सेल्स है, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है या नहीं, वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं इससे। बाकी तो पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि बच्चे को जैसे कहीं लाउड नॉइज हुई, किसी ने बुलाया तो बच्चा उस तरफ देखता है या नहीं देखता है। दूसरा, तेज आवाज होती है तो बच्चा चौंक जाता है या नहीं चौंक जाता। उसके फेशियल एक्सप्रेशन, ब्लिंकिंग ऑफ आई, यही हमें बता देते हैं कि बच्चा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। यदि हम विद इन 6 मंथ से डिटेक्ट कर लेते हैं कि बच्चा सुन नहीं रहा है तो हम उसके टेस्ट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेरा और ASSR टेस्ट, जिससे हमें मालूम चलता है कि कितना हियरिंग लॉस है, कंप्लीट लॉस है या फिर 50, 60, 70, 80% है। यदि कम हियरिंग लॉस है तो हम सुनाई देने की मशीन तभी से बोलते हैं कि जब बच्चा सुनेगा तभी बोलेगा। और यदि बिल्कुल नहीं सुन रहा है तो फिर हमें देखना है कि उसकी सुनाई देने की नस डेवलप हुई है नहीं, और ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है जो सुनाई देने का है वो सिंक्रोनी में है या नहीं है। यदि ये वाली चीज है कि नस डेवलप है, केवल अंतःकरण जो हमारे सेंसरी सेल्स है वहां पर डैमेज है, जी। तो जैसे कि डॉक्टर पवन ने बताया कि हम कान को रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी। प्रेफरेबली 1 साल की उम्र में कर देते हैं, और कई जगह ये जन्म से भी चल रही है कि विद इन अ मंथ न्यूनेट एज के पास भी हम ये कर देते हैं। एक बार आपने ये नरियर को रिप्लेस कर दिया और बच्चा सुनने लगा तो फिर स्पीच थेरेपी के साथ उसको थोड़ा सा ट्रेन कर सकते हैं और आगे जाके नॉर्मल लाइफ आ जाती है। इवन दो म्यूजिशियंस भी हैं कई सारे जो कॉक्लियर इम्प्लांट यूज कर रहे हैं, बाई बर्थ वो सुन नहीं सकते थे लेकिन आज म्यूजिशियन है जी, तो ये तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ, क्या ये अगर हम इम्प्लांट करवा लें या ऑपरेशन करवा लें उसके बाद जीवन भर ये काम करता है? हाँ, किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है? नहीं, ये जब भी कॉक्लियर इम्प्लांट हो रहा है कंपनी के पास सारा रिकॉर्ड होता है, हॉस्पिटल के पास सारा रिकॉर्ड होता है और नॉर्मली ये सारे फॉलोअप में रहते हैं पेशेंट्स। अभी तक तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं इनमें। लगभग 20 से 30 साल हो रहे हैं इस प्रोग्राम को चलते हुए इंडिया में जी। और ये सक्सेसफुल है। जो इम्पोर्टेंट बात इसमें है कि कई बार जो पेरेंट्स सोचते हैं ना, जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं कि एक बार हमने कान में मशीन लगवा ली, कॉक्लियर इम्प्लांट करा लिया, अब तो बच्चा सुनेगा ही सुनेगा। बस वहीं पर इस प्रोग्राम का फेल्योर होता है, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट पार्ट है इम्प्लांट लगाना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है स्पीच थेरेपी कराना। कि जो नया कान है, जैसे बच्चा पैदा हुआ है उसको भी सुनने में 6 to 8 मंथ, बोलने में 6 to 8 मंथ लग जाते हैं जी। तो ये हमारा ब्रेन धीरे धीरे कैचअप करता है कि लैंग्वेज किस तरीके से डेवलप करे। तो वही कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद है कि स्पीच थेरेपी चलेगी तभी आगे बच्चा बोलेगा, तभी उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल स्वप्निल जी, और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे माता पिता इस बात को अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा सजग होंगे। जब नया एक बच्चा पैदा होता है तो उसको लेकर के कि आखिरकार पहले ये पता कर लिया जाए कि उसकी सुनने की क्षमता कितनी है या नहीं, जिससे कि आगे कोई परेशानी नहीं आए। डॉक्टर पवन सिंघल, मैं दरअसल ये जानना चाहता हूँ कि लगातार इस तरह की परेशानी पैदा होती जा रही है, आज के दौर में ये बढ़ गई और WHO ने जिस तरह का इशारा किया है जिसके बारे में जानकारी दे रहे थे स्वप्निल जी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात
कि आखिरकार कौन सी वो आदतें हैं जिनकी वजह से हमारे कान खराब हो रहे हैं, चाहे हमारे बच्चों की बात करें उन पर इफेक्ट आ रहा है, सुनने की क्षमता प्रभावित हो रही है, और किन आदतों से हमें बचना चाहिए हमारे कान को बचाने के लिए। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे लगता है कि जनरल अवेयरनेस के लिए अभी सब लोगों को, कॉमन एक आदमी को ये जानना आवश्यक है। पहली चीज तो मैं कहना चाहूंगा, कभी भी हम किसी को गूंगा, बहरा या बधिर संबोधित ना करें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत अच्छा एक शब्द इसके लिए चुना है, वो है दिव्यांग। बिल्कुल। तो ऐसे सभी बच्चे जिनकी कोई ना कोई शारीरिक अक्षमता है, उनको हम दिव्यांग कहें, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसी आदतें जैसे मैंने कहा, आजकल तेज शोर में म्यूजिक सुनना, ये जो ट्रैफिक का इतना सारा कुछ हो रहा है, कान में लोगों को कुछ ना कुछ डालते रहने की एक आदत होती है, कान को साफ करने की कोशिश करते हैं कि मेरे मैल भर गया है या खुजली हो रही है, वो कुछ भी डाल देते हैं। इसी तरह से तेल डालने की आदत होती है। आप देखिए कि अभी कोरोना काल में जो बच्चों ने सेशन लिया 2 साल से, बच्चों ने क्या, बड़ों ने बहुत वेबिनार्स अटेंड किए, ऑनलाइन सारा काम हुआ। उनमें लोग स्पीकर फोन ना काम में लेके लोगों ने अपने हेडफोन या ईयरबड्स या ईयर प्लग्स को बहुत ज्यादा काम में लिया है। तो आप देख लीजिए, कोई भी साउंड का सोर्स, कोई भी स्रोत जो साउंड या आवाज प्रोड्यूस कर रहा है, वो आपके कान के बहुत अगर समीप है तो वो आपकी सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। केवल सुनने की क्षमता को टेम्पररी या अस्थायी रूप से नहीं, वो स्थायी रूप से भी नुकसान पहुंचा सकता है। चिड़चिड़ापन ला सकता है, आपको मस्तिष्क पक्षाघात, या जैसे हम कहें कि अवसाद होना, डिप्रेशन होना, नींद में डिस्टरबेंसेस होना, आपके व्यक्तित्व में परिवर्तन आना, कान में एबनॉर्मल आवाजों का आना, जैसे टिनाइटिस जिसे हम कहते हैं, ये सब कई चीजें इससे हो सकती हैं। तो मैसेज यही है कि आप इन चीजों से बचें, बिल्कुल, थोड़े कम साउंड से आवाज को सुने, वो सारी चीजें। डॉक्टर पवन, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं, और ये एक तरह की भ्रांति है या वाकई सच्चाई है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि लोग कहते हैं कि ईयरफोन थोड़ा सा ज्यादा घातक होता है हमारे कान के लिए, और हेडफोन जो होते हैं वो थोड़े से ठीक होते हैं, क्या है ये दरअसल? देखिए, ईयरफोन जो नली के अंदर, हमारी जो कान की बाह्य नली है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल, उसके अंदर जाता है, तो उसके 2 नुकसान है। पहली चीज तो वहां वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है साउंड से, वो वाइब्रेशन भी अंतःकरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और वो ज्यादा आपके अंतःकरण के समीप पहुंच चुका है, और फीडबैक जो रिलीज होनी चाहिए, अनावश्यक साउंड की किरणें या ध्वनि की किरणें निकल जानी चाहिए, वो नहीं निकल पा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर रही है। और चूंकि बैटरी ऑपरेटेड होते हैं तो गर्म होके और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें कि जो हेडफोन है, वो कान के या पिन्ना के बाहर की तरफ लगते हैं, नुकसानदायक तो हेडफोन भी है, मैं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर दोनों का तुलनात्मक रूप से आप अध्ययन करें तो ईयरफोन ज्यादा नुकसानदायक है हेडफोन की तुलना में, क्योंकि लेकिन दोनों से ही बचना चाहिए जितना हो सके, कोशिश करें। हमारे दर्शक भी जो इस वक्त देख रहे हैं, डॉक्टर स्वप्निल, मैं सीधा आपके पास आता हुआ और बिल्कुल जरा संक्षेप में मैं जानना चाह रहा हूं, दरअसल शोर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या आजकल जो डीजे चल रहे हैं शादियों में, या तेज ध्वनि वाले बड़े से स्पीकर जिनको लेकर के युवाओं में बड़ा जोश आता है, उनसे हमें बचने की जरूरत है? वो आपके कान को डैमेज कर सकते हैं पूरी तरह से। यस, बहुत ज्यादा। हेलो, हाँ सुन रहा हूं सर। हेलो, हाँ, डीजे हो गए, आपके डिस्कोथेक्स हो गए, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नुकसान कर रही हैं। मेनली तो यही है जिसमें बहुत ज्यादा हाई डेसिबल्स हैं हमारे। जनरली हम देखा है, जो हम बात करते हैं नियरली, हम यदि साइंस के इसमें लैंग्वेज में कैलकुलेट करें तो जो डेसिबल्स होता है साउंड की इंटेंसिटी को मेजर करने का, बात हम 60 डेसिबल्स पे करते हैं। लेकिन जो हमारे डीजे का साउंड है वो 100 डेसिबल्स से ऊपर ही जाता है। तो यदि हमने 1 घंटा 2 घंटे भी डीजे सुन लिया तो वो कुछ ना कुछ डैमेज कर देगा आपके कानों को। और जनरली ये पार्टीज काफी लंबे टाइम तक चलती हैं। जो WHO ने गाइडलाइंस तैयार करी है, WHO ITU ने जो करी है, वो है कि 80 डेसिबल्स का साउंड आप 40 आवर्स इन अ वीक कर सकते हैं। बच्चों में ये 75 डेसिबल्स का है जो 40 आवर्स तक कर सकते हैं इन अ वीक।
जी तो हमें अपने साउंड एक्सपोजर को कम करना पड़ेगा। यदि हम डीजे में बिल्कुल इसका ध्यान रखना चाहिए। और थोड़ा सा समय थोड़ा सा कम है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि आखिरकार समाधान क्या है। हमारे बच्चों को ज्यादा नुकसान हो सकता है कि क्या शोर के पास में जाने से, या इस तरह के जो स्पीकर्स है, डीजे है, बड़ों के बजाय? तो मैं समराइज करूंगा 4 या 5 पॉइंट्स में। सबसे पहले तो हम हेडफोन्स या ईयरफोन्स यूज करते हैं, उनको वेल फिटिंग होनी चाहिए जी, जिससे बाहर की आवाज कम आए और हम थोड़े से ही वॉल्यूम में सुन सकें। दूसरा, हेडफोन्स और ईयरफोन्स में नॉइज कैंसिलेशन का है तो बहुत अच्छी बात है कि हम वॉल्यूम कम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात, दूसरा पॉइंट यह है कि हमें जो अपना वॉल्यूम है वो 60% से कम रखना है, 60% के ऊपर नहीं जाना है। थर्ड पॉइंट में ये बोलूंगा कि बच्चों को जो या बड़ों को कोई भी 1 घंटे अवधि हम ये चीज यूज कर रहे हैं तो हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट लेना चाहिए। 10 मिनट रेस्ट लेने का मतलब है कि ये नहीं कि हम म्यूजिक सुनने लगे, 10 मिनट कानों को रेस्ट देना है, बिल्कुल शांत में रहना है। तीसरा, जब भी हम घर में जाते हैं तो घर में भी हमें रेस्ट लेना है और कोशिश करनी है कि आगे भी हमें जैसे रहेगा कि हमारे पास फोन है, मोबाइल फोन, इनमें भी ऐप हैं और इनमें फीचर्स आ रहे हैं जो हमारी सेफ लिसनिंग क्वालिटी के है। तो ये वाले फीचर्स के साथ जब हम आएंगे, अभी अवेलेबल हैं, तो हमें एवरी ईयर एक तो टेस्ट करा देना चाहिए और दूसरा इससे हमें देखना चाहिए कि कितना हमारा एक्सपोजर हो रहा है, कितने आवर्स हम दे रहे हैं इन अ वीक। ये बेहद ज़रूरी है और हमें जागरूक तो रहना ही होगा अपने कानों को लेकर के। बाकी जैसे हम अपने तमाम दूसरे अंगों को लेकर के जागरूक रहते हैं, वैसे ही हमें अपने कानों की सुरक्षा भी करनी होगी। डॉक्टर पवन सिंघल, मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपसे जानना चाहता हूं, दरअसल कि हमने समस्याओं की तो बात की, लेकिन समाधान पर अगर हम बात करते हैं, आते हैं, तो कैसे हम और ज़्यादा बेहतर, डॉक्टर ब्रजपुरिया ने बताया, जानकारी दी, लेकिन फिर भी आप कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे हमारे दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए जी। राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम चला के मुझे लगता है कि जब तक कोई पनिशमेंट नहीं होता तब तक हम भारतीय कुछ काम नहीं करते। हम केवल मोटिवेशन कहने से हमें कुछ नहीं होता। पनिशमेंट मतलब जैसे जो हॉर्न बजा रहे हैं उसका पनिशमेंट आप और बढ़ा दीजिए और उसकी व्यापक समीक्षा होनी चाहिए, रोज उसकी वो होनी चाहिए। वहां पर पुलिस कर्मी तैनात होना चाहिए और इसको ध्यान रखें, किसी ने हॉर्न बजाया तो उसको पहले समझाएं और उसके बाद अच्छा खासा मोटा चालान लगाएं। और ये चीज, इन सब चीजों का समावेश हमारे पाठ्यक्रम में आना चाहिए। देखिए, बच्चा चाहे से घर पे नहीं कोई बात मानेगा, लेकिन अगर उसके टीचर ने कुछ कह दिया है वो उसके लिए पत्थर की लकीर है। तो छोटे बच्चों से ही हम शुरू करें, हमारे पाठ्यक्रम में ये चीजें डालें कि सुनना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, सुनना हमारा कैसे कैसे इसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि बच्चे वही चीज करते हैं जो टीचर बताता है और जो हमारे पाठ्यक्रम में है। तो पहली चीज तो हम पाठ्यक्रम में डालें, राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएं। दूसरी चीज, हम जल्दी सुनने की जांच करें। जैसा कि हम स्वप्निल ने बताया कि बच्चे के जन्म होते ही नियोनेटल स्क्रीनिंग, हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम चालू कर देना चाहिए। जैसे आपका राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान है जी, आप कह रहे हैं कि इसको अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, अनिवार्य कर दे, सुनने का समावेश उसमें कर दे। कि बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, अस्पताल छोड़ने से पहले उसकी ओई जांच आवश्यक है और 3 महीने पे दूसरी और 6 महीने पे तीसरी जांच। तो 036 का फॉर्मूला अपनाएं तो आप देखिएगा कि आने वाली पीढ़ियों में बहुत कम दिव्यांग लोग बहरेपन के हिसाब से सोसाइटी में नजर आएंगे। तीसरी चीज जो हम कर सकते हैं वो डीजे वगैरह के लिए भी तो कड़े कानून लाएं, इसकी एक समय बांध दें, नियम रेस्टोरेंट्स, होटल्स, डीजे, बारात, फंक्शंस सब में दे दें कि इतना केवल ड्यूरेशन पे आप बजा सकते हैं और उसका डेसिबल साउंड इतना कम होगा। हमारे पास डेसिबल मीटर्स हैं सरकार के पास, उससे हम कभी भी अकस्मात निरीक्षण कर सकते हैं। अगर पाया गया ज्यादा तो आपको इतना कठोर पेनल्टी अफोर्ड करनी होगी। डॉक्टर पवन जी, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई आकर के ध्वनि नापता हुआ हमारे सामने दिखाई दिया हो, कोई सरकारी कर्मचारी आकर के कह दिया कि यहाँ पे ध्वनि ज्यादा है, भाई कम कीजिए। हमें रूल्स अपनाने पड़ेंगे और हमें दूसरी तरफ व्यावहारिकता में भी इसको लाना पड़ेगा। जो संभव है जन चेतना से, पढ़ाई से, ऐसे कार्यक्रम जो आप इतना अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक इतना अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इस माध्यम से, तो आप तो वैसे भी बहुत बड़े माध्यम है, मीडिया इतना बड़ा माध्यम है, टीचर्स माध्यम है, हम डॉक्टर्स हैं
और जो समाज में बड़े लोग हैं, जैसे रिलीजियस गुरु हैं, पंडित हैं, मौलवी हैं, सरदारों को गुरु इनको भी हैं, ट्रेनिंग का वो हिस्सा बनाया एक जाना गाड़ी में चाहिए रखें। कि ये भी अपने श्रद्धालुओं को जी, बताएं कि कम वो से कम। अगर संदेश में कहते हैं कि बच्चों इसका ध्यान रखिए, जी। तो ये बहुत बड़ा चित्र पे प्रभाव डालता है। हम्म, ये काफी आपने जी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि एक तो अस्पतालों में बच्चा जन्म के समय ही हमें जो है वो अनिवार्य कर देना चाहिए कि उसकी जांच हो जाए सुनने की क्षमता को लेकर के। और डॉक्टर ब्रिजपुरिया, मैं आपके पास आ रहा हूं, बिल्कुल संक्षेप में जरा जानना चाहता हूं कि ये जो समस्या और इसको समाधान को लेकर के तमाम तरह की बातें भी हुई हैं, कहा भी जा रहा है हमें जागरूक रहना चाहिए, लेकिन अगर कुछ भ्रांतियों पर जब तक बात नहीं करें, जैसे ग्रामीण इलाकों में आपने भी सुना होगा कि जब कान में दर्द होता है तो लोग कई बार तेल डाल लेते हैं, वो क्या ठीक है हमारे कान के लिए, या डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? क्या भ्रांतियां हैं जिनका खुलासा होना चाहिए, डॉक्टर स्वप्निल? जनरली लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि यदि कान के अंदर वैक्स होगा तो सुनाई देना कम होगा। जब कुछ नहीं होता था तो पुराने जमाने में लोग तेल को गर्म करके उबालते थे, जिसके अंदर के वायरस और फंगस और बैक्टीरिया सारे किल हो जाएं, वो डाल लेते थे। जी। लेकिन आज के समय में हमारे पास ड्रॉप्स हैं जो वैक्स को सॉफ्ट कर देते हैं। तो बेसिकली आपको डॉक्टर के पास ही आना चाहिए यदि कान में सिंपली वैक्स है जिसपे थोड़ा सा मॉइस्चर या पानी चला गया, जिसकी वजह से कान बंद हो गया, सुनाई देना तो कम हो डॉक्टर गया, स्वप्निल, क्या वैक्स तो हम निकलवाना वैक्स को हटा कोई एक देते हैं और निर्धारित सुनाई देना अवधि ठीक है हो क्या जिसमें निकलवाना जरूरी है अपने डॉक्टर के पास जाकर के? हाँ, नॉर्मली 90% लोगों को वैक्स क्लीन कराने की जरूरत है ही नहीं। उनके ओके। कानों में, हमारे कानों में इतना वैक्स बनता ही नहीं है कि वो अंदर इकट्ठा हो। जितना भी वैक्स बनता है वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। और जिनके कानों में वैक्स ज्यादा बनता है तो उनको मालूम होता है कि उनकी वैक्स की प्रॉब्लम तो है। एक तो सबसे बड़ी बात है ये जो बाहर गलियों में घूमते रहते हैं, कान की सफाई करवा लो, इनको तो बिल्कुल कान टच नहीं करने देना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, वरना ये खुद ही खराब कर देते हैं आधे कान। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। हाँ जी, वो जो समय भी दवाई डालते हैं ना, बुलबुले निकलते हैं जी, वो कई लोगों के पर्दे भी कर देती है खराब। वो पर्दे भी खराब कर देते हैं। जो ग्रामीण दर्शक हैं, अब वो इस बात को जरा समझें जो डॉक्टर स्वप्निल ने कहा है और डॉक्टर पवन सिंघल ने जो जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं कि जो तमाम दर्शक हैं वो जीवन भर सुनने के लिए ध्यान से उन्होंने सुना होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर स्वप्निल आपका भी, डॉक्टर पवन सिंघल आपका भी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को कान को लेकर के और ज़्यादा जागरूक बनाने में ये जो पूरा कार्यक्रम है वो अच्छा होगा। और फिलहाल कान को लेकर के जो जागरूकता फैलाई जा रही है उसका हिस्सा बने, अपने कान की पूरी सुरक्षा रखें, ध्यान रखें, यही हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि तमाम दर्शक अपने कान की सुरक्षा भी करेंगे और एहतियात भी बरतेंगे जिन चीज़ों से हमारे कान खराब होते हैं। नमस्कार।